Welcome to Leaders of Tomorrow Season 8. Our theme is small to scalable, and we have somebody with us who can actually make it happen. We have Shri Nitin Gadkari with us. Sir, thank you so much for joining us on Times Network. नमस्कार। नमस्कार एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि लीडर्स ऑफ टुमारो ये जो हमारा शो है ये देश का एकमात्र डेली शो है जो कि एमएसएमईज, एसएमईज और स्टार्टअप्स इनके ऊपर फोकस करता है। और अब हमारा 8वां सीज़न शुरू हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आवर प्लेजर दैट यू आर जॉइनिंग अस ऑन आवर ओपनिंग शो, लॉन्चिंग शो। लेकिन सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय देश में जो हालात हैं बहुत ज़रूरी है कि जो एमएसएमईज़ और एसएमईज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी हम थोड़ी हौसला अफजाई करें बिकॉज वी नो द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ स्लाइटली डल राइट नाउ एंड देयर आर कंसर्न्स अबाउट स्लो डाउन। तो सबसे पहले तो आप इस तबके को क्या कहना चाहेंगे बिकॉज ये एक ऐसा तबका है जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है देश में एम्प्लॉयमेंट में भी और जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में भी। देखिए, हमारे देश के जीडीपी का 29% हिस्सा ये एमएसएमई से आता है। दूसरी बात, अभी तक 11 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है और इतना बड़ा रोजगार निर्माण करने का सबसे इफेक्टिव कोई क्षेत्र है तो ये ही है। हमारे देश का 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है और इसलिए इस सेक्टर यानी बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसलिए इस सेक्टर की आज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों का विचार करते हुए हमने काफ़ी चेंजेस नीतियों में किए हैं। हमने ये टारगेट तय किया है कि इस 5 साल में हम देश के जीडीपी में करीब 50% का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई और एसएमई का हम लोग कम से कम ले आएंगे। इसमें खादी ग्रामोद्योग का भी हमने जोड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्री को भी हम लोग वहाँ ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। और दूसरा, जो 11 करोड़ रोजगार मिला इसमें हम 5 करोड़ रोजगार नए ऐड करना चाहते हैं। और स्वाभाविक रूप से मेरा विश्वास है कि एमएसएमई में ताकत है। उनकी पहली 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल ई कॉमर्स शुरू हुआ है तो मार्केटिंग के लिए आपको पता होगा कि चाइना के प्रोग्रेस में अलीबाबा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राइट। अमेज़ॉन कितना ट्रेडिंग सेल कर रहा है आप मालूम है आपको। तो पहला हमने ये तय किया है कि हम एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं ई कॉमर्स का, मार्केटिंग का। उसका नाम टेंटेटिवली भारत क्राफ्ट अभी किया है। ये कब लॉन्च होगा? अभी तुरंत हो गया, तैयारी हो गई। ओके। और हमारा जेम करके जो पोर्टल है कॉमर्स मिनिस्ट्री का, उनके सहयोग से हम एमएसएमई के लिए, मार्केटिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए हम लोग ये पोर्टल शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 साल में कम से कम हम लोग इसका 10 लाख करोड़ तक टर्नओवर कर पाएंगे। इतना इसमें पोटेंशियल है क्योंकि इसके थ्रू हम लोग एमएसएमई को बहुत प्रोत्साहित करेंगे। जो सेकंड प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि एमएसएमई को जो वो पेमेंट देते हैं, माल सप्लाई करते हैं तो पेमेंट नहीं मिलता। इससे वर्किंग कैपिटल का इरोजन हो जाता है और वो बेचारी स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो जाती है। राइट। तो इसमें अभी आज ही मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में था तो 200 एमएसएमई अभी हमने आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हुई है। तो अब कैपिटल मार्केट से भी वो पैसा खड़ा करेंगे। और उसके साथ साथ वहाँ हमने एक स्कीम की है कि जैसे एक एमएसएमई कोई पब्लिक सेक्टर के बड़े कंपनी को अगर अपना मटेरियल सप्लाई कर रही है तो उनके क्रेडिट पर ये मार्केट से, बैंकों से जो लोवेस्ट इंटरेस्ट पे पैसा होगा वो बिल उनके क्रेडिट पर जिसको माल सप्लाई किया है वो एमएसएमई को दे देंगे। उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम रहेगी। तो इसके कारण भी उन्होंने अभी तक 9,000 करोड़ का किया है। अब इसको बड़े प्रमाण पर कर रहे हैं। ये दोनों बातें जो है बहुत अच्छी है। तीसरा, हमने इसका और एक प्रॉब्लम है कि ये सब सुझाने के लिए 45 दिन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इनका पेमेंट मिलना चाहिए। इसके लिए हमने एक समाधान पोर्टल खोला है और समाधान पोर्टल में अभी करीब 48,000 केसेस आई है, पर इससे भी ज़्यादा समस्या है। तो राज्य सरकार के जो रेवेन्यू लॉज है उसके अंदर में 45 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो उसी का उपयोग करके हम लोग कानूनी उसके जांच कर रहे हैं कि ऐसा कोई सोल्यूशन निकाले कि उसके ऊपर हम कठोर कार्रवाई कर सकें।
ताकि इस प्रकार से अगर वर्किंग कैपिटल में अगर साल 1.5 साल पैसे ही नहीं मिलेंगे तो ये तो यूनिट खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात, अभी वर्ल्ड बैंक, KFW और ADB तीनों ने कुछ सेक्टर्स चुने हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है डिटेल में, और उनसे भी वो फाइनेंस देने के लिए तैयार है। KFW ग्रीन एनर्जी में ज़्यादातर बायो फ्यूल्स में इसमें वो देंगे, और वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ सेक्टर्स ये किए हुए हैं, और ADB के भी हैं। तो ये पैसा रूट करते समय हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए हम बैंकों का तो उपयोग करें ही, पर इसका जो फाइनेंशियल अप्रेजल है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा दे रही है उनकी अप्रूवल जो प्रोफेशनल एजेंसी होगी उनके द्वारा करेंगे। और उसके साथ साथ इसको रिफाइनेंस करने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक, NBFCs, ये जो छोटी कंपनीज है ये है, फिर कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट सोसाइटीज़, इनका तक उपयोग करके ये पूरा पैसा उनको मिले, ये कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो कैपिटल उनको उपलब्ध करा के देना, दूसरी बात उन्होंने किए हुए प्रोडक्शन के लिए ई-कॉमर्स के द्वारा मार्केट में ला कर देना, और तीसरी बात जो है कि पेमेंट में उनको मिलना चाहिए जल्दी। इसके बारे में 3 मोटे तौर पर बातें हैं। और दूसरी ओर लॉजिस्टिक कॉस्ट, पावर कॉस्ट कम करने की कुछ इनोवेटिव योजना भी हमने तैयार की है। तो बाय हमारा मिशन यही है कि हमारे देश के सकल उत्पादन में 50% कंट्रीब्यूशन MSME का हो, 5 करोड़ नए रोजगार इस 11 करोड़ के अलावा 5 साल में खड़े हो, एक्सपोर्ट जो है वो 40% की बजाय 50% पर हम लेकर जाएं, और हमारी इकोनॉमी का बैकबोन ये जो SME MSME है इसको प्रोत्साहित करें। लेकिन सर, लेकिन इफेक्टिवली जो आप कह रहे हैं, अगर वो इफ़ दैट इज़ टू हैपन, अगले 5 साल में अगर 50% कंट्रीब्यूशन GDP में MSMEs और SMEs का आना है, तो ये अपने आप में ऑलमोस्ट करीब $2 ट्रिलियन से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इकोनॉमी में और जॉब्स में भी। फ़िलहाल जो आर्थिक स्थिति है देश की, और मैं मंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इसमें कुछ आपको लगता है स्टिमुलस या इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? बिकॉज़ योजनाएं अभी भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद जो 59 मिनट में 1 करोड़ तक का लोन अप्रूव करने की योजना घोषित की थी वो है, लेकिन एक तो बैंक्स की तरफ से लेंडिंग उतनी हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए, खासकर इस सेक्टर को, और दूसरा जो कानून है उसका भी शायद इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, खासकर ये जो पेमेंट डिले की आपने बात की। देखिए, उसके लिए अभी कानून तो बना नहीं है। ईज ऑफ बिजनेस में जो लाइसेंस परमिट राज था उसमें काफ़ी हमने सुधार किया है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि ये जो 59 मिनट में लोन देने की बात है, मैंने इसका रिव्यू लिया तो लोन मंजूर हो रहा है पर डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है। तो मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी जो बैंकिंग को कहा, आप इसका रिव्यू करिए, तुरंत डिसबर्समेंट होना चाहिए। तो ये बात ज़रूर है कि आज के इस समय में थोड़ी बहुत कुछ कठिनाइयाँ भी है, पर इस पर मात करके सेक्टर को फाइनेंशियली कैपिटल की मदद करने के लिए नए नए मार्ग निकाले। ये जो आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 200 कंपनी रजिस्टर हुई पहली बार, ये 200 के बजाय 50,000 हो सकती है। तो ये जो आम आदमी है जो बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, और आजकल हमारे यहाँ जैसे इंश्योरेंस, पेंशन और स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स, ये 3 बड़ी इकोनॉमी है जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन सबको भी MSME से कैसे जोड़ा जाए, और MSME के साथ साथ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल में, जैसे हनी की बात है, अभी हमारे यहाँ हमने केवल 15 करोड़ हनी को दे रहे थे, अभी इस साल हम 100 करोड़ दे रहे हैं और 20 प्रकार का हनी तैयार कर रहे हैं। और हाई एटीट्यूड का हनी जो है वो 7, अभी अमेजोन के इस पर जो है उनके साइट पर वो 7,000 रुपये लीटर का है। तो उसको ब्रांडिंग करके उसको एक्सपोर्ट करना। फिर हनी का बिस्किट, हमारे यहाँ वर्धा में गोरस पाक करके बिस्किट तैयार होता है, गाय का घी और हनी इसका उपयोग करना। अच्छा, अब मैं कोशिश करूँ कि बड़े कंपनी को बोलकर वर्ल्ड मार्केट एक बिस्किट हनी का और इसका कैसे बनाए, और हनी के चॉकलेट बनाने की बात हो रही है। और इतना ही नहीं, तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी
मैंने नागपुर में हमारे यहाँ मदर डेयरी को कहा था कि संतरे की बर्फी बनाओ ऑरेंज, उनने बहुत सुंदर बर्फी बनाई और मैं उसको लॉन्चिंग करने वाला हूँ अभी। तो वो इससे जो मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है छोटे छोटे लोग, उनको काफ़ी बड़ा मिलेगा। संतरे वाले किसानों का 25% संतरे का जूस उसमें जाएगा और एक बहुत बड़ा ब्रांड तैयार हो रहा है। राइट। तो ये अभी ये खुल्लड़ है, हमने 2 स्टेशनों पर चाय पीने के लिए वो जो प्लास्टिक के ग्लास के बजाय वो मिट्टी के ये किए। अभी मैंने पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा 100 स्टेशन पर इसको मैंडेटरी करो। और जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है जो अपने यहाँ महाराष्ट्र में एसटी जैसी है, तो मैं अभी महाराष्ट्र के सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को लिख रहा हूँ कि आप आपके इस पर जो चाय के स्टॉल है उनको आप ये मैंडेटरी करिए कि वो खुल्लड़ यूज़ करें वो। तो ये क्या है, कुम्हारों को काम मिलेगा। राइट। फिर हमने बाम्बू की अलग अलग चीज़ों के बारे में कर रहे हैं। फिर कचरे से बायो सीएनजी बनाना, बायोमास से बायो सीएनजी बनाना, म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके बनाना। तो कहीं ना कहीं हमने एग्रीकल्चर, रूरल, इसमें ट्राइबल, सोशल वेलफेयर और एग्रीकल्चर तीनों मिनिस्ट्री से मदद मांगी है, उनने भी पैसा दिया है, देने का कबूल किया है। तो ओवरऑल एक तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, इसका विकास हो, फिर दूसरी ओर खादी ग्रामोद्योग कमीशन का उपयोग करके रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर में हम लोग किस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, राइट। वेस्ट टू वेल्थ में क्या कर सकते हैं, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है, फिर हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, खादी है। तो हम इन प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पर ले जाना चाहते हैं और मुझे लगता है हमारा जो भारत क्राफ्ट मार्केटिंग पोर्टल बनेगा ई कॉमर्स का, तो एक काफ़ी बड़ा हम इसमें हमको उपयोग होगा। ये सिर्फ B2B होगा या B2B प्लस B2C होगा? जो भारत क्राफ्ट पोर्टल होगा वो सीधा कस्टमर्स को भी बेच सीधा कस्टमर, जैसे ये अमेजोन काम कर रहा है या अलीबाबा कर रहा है, उसी धरती पे होगा, लेकिन ये सिर्फ SMEs और MSME से ही सोर्स उन्हीं करेगा। के लिए होगा। यस, That's very हैंडलूम, interesting. हैंडीक्राफ्ट, खादी ग्रामोद्योग। अभी जैसे ये मूर्ति है, अभी एक मेटल क्राफ्ट है, सुंदर बनता है, छत्तीसगढ़ में बनता है। अब वो मूर्तियों का मार्केटिंग, लंदन वाला आदमी वो भारत क्राफ्ट पर जाएगा और वो मूर्ति पसंद करेगा तो उसको डिलीवरी यहाँ से वहाँ भेजेंगे, चली जाएगी। लेकिन सर आपने अभी भी जो बैंक का मैंने प्रश्न उठाया था, उस पर मैं आपसे सुनना चाहूँगा। और ये जो देश के जो SMEs हैं, MSMEs हैं, जो कि ये शो देख रहे हैं, वो शायद आपसे ये सुनना चाहेंगे कि इस समस्या को एड्रेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा लोन अप्रूव हो रहा है 59 मिनट में, लेकिन उसके बाद अगर डिसबर्सल में बहुत टाइम है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने उनकी और मेरे उपस्थिति में हमने MSME के ऑर्गेनाइजेशंस को सुना और ये बात जरूर है कि इसके बारे में 61 मिनट में लोन सैंक्शन किया पर डिसबर्स नहीं किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकिंग सेक्रेटरी को कहा कि इसका रिव्यू करो। तो हम लोग हमारे तरफ से इसका फॉलोअप कर रहे हैं। स्थितियाँ में थोड़ी सी कठिनाइयाँ हैं पर हम जल्दी इसमें सुधार करके बैंकिंग सेक्टर को भी, क्योंकि उनको भी पैसा देना है, अगर नहीं देंगे तो वो प्रॉफिट कहाँ से मिलेंगे, बिजनेस कहाँ से होगा। राइट। तो ये थोड़ा सा माहौल सुधारने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को हमने भी अनुरोध किया है और मेरा विश्वास है कि नज़दीक के समय में इसमें से निश्चित रूप से मार्ग निकलेगा। सर जो MSME और SMEs का एक बहुत बड़ा तबका 2 क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एक ऑटो क्षेत्र से और दूसरा टेक्सटाइल। मैं पहले ऑटो की बात करना चाहूँगा क्योंकि डेली अगर आप अखबार की हेडलाइन भी देखेंगे तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वी आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट स्लो डाउन्स इन दी स्पेशली इन दी पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन मैकेनिज्म SMEs और MSMEs की है जो कि इन क्षेत्र से जुड़ी हुई है एंड दे आर ऑल गेटिंग अफेक्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका व्यू क्या है इस पर? क्या ऑटो क्षेत्र को एक स्टिम्युलस की ज़रूरत है इस समय? डू यू थिंक देयर इज अ स्टिम्युलस हमारे रिक्वायर्ड? देश में 4.5 लाख करोड़ का कम से कम इसमें उत्पादन होता है और 40,000 करोड़ के स्पेयर पार्ट्स और 45,000 करोड़ का इसमें एक्सपोर्ट है गाड़ियों का। अभी हम लोग स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं, उससे हम हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें कम से कम 15% से 20% कम कर सकेंगे ताकि रॉ मटेरियल उतना सस्ता मिलेगा। तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि आज हमने ये बात ज़रूर है कि बहुत लोगों में गलत फहमियाँ हैं कि हमने कोई प्लान टाइम शेड्यूल बनाया है और डीजल पर हम बैन करने वाले हैं। हम कोई बैन वगैरह करने वाले नहीं है,
पर जो ई व्हीकल्स की डेडलाइन, क्योंकि नीति आयोग का भी ये सुझाव नहीं, ये था। डेडलाइन कोई नहीं है, ऐसी कोई डेडलाइन अभी तक लाई नहीं और लाने का विचार है। मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। हाँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई डेडलाइन नहीं ला रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जीएसटी हमने 12% कर दिया। सर, अब तो ऑटो इंडस्ट्री ये भी डिमांड कर रही है कि जो आम पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं उन पर भी कम होना चाहिए देखिए, जीएसटी। ये आपको लगता है ये हो सकता आज की ऑटो इंडस्ट्री की जो समस्या है उसमें ऐसा हुआ है कि जो ऑटो या कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं उसको फाइनेंस मिलता है बैंकों से। कुछ बैंक करती थी, कुछ एनबीएफसी करती थी। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि एनबीएफसी काफ़ी अड़चन में आई है, वो फाइनेंस नहीं कर रही, बैंक भी फाइनेंस नहीं कर रही, तो उसके कारण भी एक सेल पर परिणाम हुआ है। तो सरकार बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करें। अगर वो फाइनेंस करेंगे तो फिर सेल में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जीएसटी में गुंजाइश नहीं है रिलीफ नहीं, की। इसका निर्णय तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है और मुझे लगता है जीएसटी काउंसिल को इसका अधिकार है, पर इसके बारे में क्या करना है इसका निर्णय फाइनेंस मिनिस्टर सोच रहे हैं और निश्चित रूप से इसके बारे में जो भी कुछ सोल्यूशन है निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये अधिकार उनके क्षेत्र में आता है। पर ओवरऑल इस सेक्टर को फिर से ताकतवान बनाने के लिए हमारे तरफ से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको मैक्सिमम किस प्रकार से सपोर्ट करें। और पेट्रोल डीजल के व्हीकल पर कोई हम लोग पाबंदी लाने वाले वगैरह जो बातें आई और हमने कुछ टाइम शेड्यूल किया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिमिट नहीं दी है। नेचुरल कोर्स में ही ग्रेजुअल ये हो जाएगा। हम लोग अभी इलेक्ट्रिक बस मुंबई में आ रही, पूना में आ गई, पूरे देश में आ रही है। देखो, एक डीजल बस चलाने के लिए पर किलोमीटर 110 रुपये खर्चा है। हमारे इथेनॉल बस चलती है, उसका खर्चा 78 रुपीज़ है, लंदन ट्रांसपोर्ट का जो मॉडल है उसके ऊपर। और एक इलेक्ट्रिक बस का अभी टेंडर है 50 रुपये का। तो एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस चलाकर आज के डीजल बस का जो टिकट रेट है उससे 20% कम करके हम लॉसेस कम कर सकते हैं। ट्रू। और पोल्यूशन नहीं होगा। डीजल हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारी इकोनॉमी में हम लोग जितना है उतना काम करेंगे तो उसका फ़ायदा ही होगा। और एक जो डिमांड है, और ये इनफैक्ट कई जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं उनसे भी हमने सुनी है, क्योंकि हुआ क्या था, जो BS4 व्हीकल्स हैं उनकी इन्वेंट्री काफ़ी पाइलअप हो चुकी है फ़िलहाल, और वहाँ से पेमेंट का भी एक इश्यू जो है वो आ रहा है, खासकर जो छोटी कंपनीज हैं उन्हें। तो क्या BS6 की डेडलाइन आप चेंज करना पहली बात ये विषय बहुत पहले हमने निर्णय किया BS6 पर जाने का, और वो हो भी गया। हमने वो फ्यूल भी लाया। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को लग नहीं रहा था कि हम उनको वो फैसिलिटी दे पाएंगे, हमने दिया। और हमने ये पहले से डिक्लेयर किया था कि इसको इस तारीख से हम उसका करेंगे, स्विच करेंगे। हाँ। तो अब ये उसी प्रकार से सबने वो पुराना मैन्युफैक्चरिंग किया, वो ऑलरेडी उन्होंने रोका है और कुछ थोड़ा बहुत तो उन्होंने बेच दिया। अब मिलिट्री वाले मेरे पास आए, डिफेंस वाले, और अपने होम मिनिस्ट्री से भी आए कि हमको इसमें थोड़ा सा एग्जम्पशन दीजिए, तो मैंने एग्जम्पशन दिया है उनको, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ और बड़ी गाड़ियाँ हैं, वहाँ वो सब करने में टाइम लग रहा है। तो मैंने उनको ये भी किया है। तो ये इसके कारण हुआ, ये ठीक नहीं है। दूसरा, देश में पोल्यूशन भी गंभीर समस्या है। बिल्कुल। आज दिल्ली में फॉरेन से लोगों ने आना बंद कर दिया, राइट। ऐसी स्थिति आई थी। अब दिल्ली का पोल्यूशन 30% कम हुआ है। और मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और मैंने तय किया कि दिल्ली में मैं 50,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ। रिंग रोड बनाया, अभी द्वारका एक्सप्रेस वे बना रहे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस बना रहे, अलग अलग ढोलक हुआ का काम हो गया, बहुत से बना रहे। तो मेरा विश्वास है कि 2 साल के अंदर हम लोग पोल्यूशन खत्म करेंगे। जो परली जलाते थे उसके ऊपर बायो सीएनजी के प्लांट अब जगह जगह पर आ रहे हैं, ताकि वेस्ट टू वेल्थ का काम होगा। तो एक तरफ ये हमको रोजगार भी देना है, हमको एमएसएमई को इनकरेज भी करना है, उसके साथ साथ पोल्यूशन भी कम करना है, इंपोर्ट पेट्रोल डीजल का कम करना है, अल्टरनेटिव फ्यूल पर जाने के लिए जो भी किसानों को उसका फ़ायदा मिले, इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी को लाना है। अभी मैंने 100% बायोइथेनॉल पर टीवीएस कंपनी के बाइक को लॉन्च किया। राइट। तो ये धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ इथेनॉल की फैक्ट्री, वहाँ इथेनॉल पर गाड़ियाँ चलेगी। अब फ्लेक्स इंजन की बात कर रहे हैं कि एक ही गाड़ी में, जैसे ये टोयोटो, होंडा, ये जितने ब्रांड हैं, इनका सबके अमेरिका, ब्राज़ील और कनाडा में फ्लेक्स इंजन है।
एक 100% आप ये भी डालो, पेट्रोल भी डालो, या 100% इथेनॉल डालो। करेक्ट। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्ड, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके आधार पर हमको नए नए रिसर्च के आधार पर चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इसकी टेक्नोलॉजी हमने लाई है। तो मुझे लगता है कि समय के अनुसार सेक्टर को भी रिसर्च करना, नए नए प्रोडक्ट को लाना। अब ये मॉडल नहीं लाते क्या, बदलते नहीं क्या हर साल? हाँ, हर साल नए उसी का नया मॉडल हर साल लाते। तो ये होने वाला है, ये नेचुरल कोर्स में होगा, पर हम किसी को बंद नहीं कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर वो अपने यूनिट को चलाए, हमें कुछ कहना नहीं। लेकिन फिलहाल किसी तरह के स्टिमुलस का कोई विचार एटलीस्ट ऑटो सेक्टर के लिए नहीं है। नहीं है भी, वो फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, उनके अधीन वो विषय है। बिल्कुल सर। दूसरा एक जो क्षेत्र है एसएमई एमएसएमई में, वो है टेक्सटाइल। और ये काफ़ी समय से ये मुश्किलों में गुजरते रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक वजह से हुआ है। बैंक्स की तरफ से दिक्कत थी, इनकी भी जो लोन के डिफ़ॉल्ट्स वगैरह होते थे, लेकिन और फिर जीएसटी आने के बाद और क्योंकि उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में आना पड़ा। तो आपका क्या व्यू है इस पर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा देखिए, अभी हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। उसमें अभी देखिए, अभी हमने एक नया सोलर वस्त्र बनाया, और ये हमारा एक ये जो क्लस्टर बन रहे हैं टेक्सटाइल के, 2000 सोलर चरखे होंगे। उसका सूत, उसके पहले जीनिंग प्रेसिंग के छोटे यूनिट होंगे वही, और वहीं से वो पूरा कपास का रुई निकाल कर वो उसका सूत निकलेगा। सूत से वेविंग होगा, वेविंग से डाइंग, कलरिंग, कैलेंडरिंग वही होगा। फिर उसका रेडीमेड गारमेंट बनेंगे, ब्रांडिंग होगा, और उसका एक्सपोर्ट और मार्केट में आएगा। अब ये 40 करोड़ का एक क्लस्टर बनता है। अब मैं तो महाराष्ट्र में, मैंने भी फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी को सुझाव दिया कि जितने तालुका में कपास होता है, उतने कपास में ये आप सोलर वस्त्र करो, आप जो पहने ये कपड़े सोलर चरखे पे बन सकते हैं। करेक्ट। अब उसने अच्छे अच्छे डिजाइन आए हैं, तो हम लगातार इसको इनकरेज करें। खादी में नए नए डिजाइन ला रहे हैं। अभी मैं 27 तारीख को आ रहा हूँ, मैं ये सब नए क्लस्टर जो बना रहा हूँ, उसमें मैंने अभी इंडस्ट्री को कहा है कि छोड़ दीजिए। अभी ये जो लखनऊ का चिकन है, ये शॉर्ट है, ये मिल नहीं रहा जो इन्होंने पहना हुआ है। हाँ, एक्चुअली उसका शॉर्टेज है, तो उसको क्लस्टर्स बना रहे हैं। तो ये धीरे धीरे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। जो जो चल रही है चीज़ें, उसको बनाना पड़ेगा। अभी बनारस में हमारी ये जो रेशम वस्त्र है, काफ़ी उसकी साड़ियाँ, उसके ड्रेस मटेरियल पॉपुलर है। अब आवश्यकता है इसमें ब्रांडिंग करना, अच्छे डिज़ाइन लाना, और उसको उनको साथ फैसिलिटी देना। अभी 40 करोड़ के प्रोजेक्ट में ये जो हमारा टेक्सटाइल क्लस्टर का प्रोजेक्ट है, 2000 सोलर चरखे, पावर नहीं लगती। अभी आप वो सूत निकालो तो पावर लगती है। तो ये कॉस्ट कम है। अच्छा, एक इसमें 2000 चरखों के में 3000 महिलाओं को काम मिल जाएगा। तो वही के गांव में रोजगार होगा, वहीं के भी सब साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, डाइंग सब वही होगा। और ऐसे यूनिट के यूनिट हुए। 10 करोड़ उसमें कैपिटल कॉस्ट है, और 10 करोड़ सरकार दे रही है, तो 20 करोड़ में पूरी फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी, और 20 करोड़ वर्किंग कैपिटल रखना है। तो ये देखो, ये गांव के गांव में बहुत अच्छे तरीके से ये अभी यूनिट चल रहे हैं, और मैं तो चाहता हूँ ऐसे काफ़ी यूनिट करें। अभी ये भी संख्या हम जो मंजूर करते थे क्लस्टर्स की, ये 3 गुना हमने सैंक्शन कर दिए। तो पर एक बात तो जरूरी है कि डिमांड एंड सप्लाई का रेशो देखना ही पड़ेगा। और नए नए प्रॉब्लम, अभी आप इतना ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम है, अब नए ब्रांड कुछ कंपनियां इलेक्ट्रिक कार के ला रहे हैं, इसके नए नए, उनके लिए बुकिंग, हेवी बुकिंग है। मेरे को लेटर मांगने के लिए लोग आए कि ये गाड़ी की इससे डीलर से चाहिए पत्र। तो जो जिसका क्वालिटी है, नया डिज़ाइन है, उसका मार्केट भी है। और हमको वर्ल्ड में अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इंपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को खड़ा करना, और देश की ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट करना, और उसमें एग्रीकल्चर, रूरल वर्सेस अर्बन, ये दोनों सेक्टर में जो डिस्पैरिटी है उसको कम करके, और कोई अब शहर में आने की जरूरत नहीं, कोई शहर के प्रॉब्लम बढ़ते, सब मुंबई आएंगे, सब दिल्ली आएंगे, सब बेंगलोर आएंगे। तो जरूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हो। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, बाम्बू है, फिशिंग है, हनी है, हम इसके ऊपर भी नई नई टेक्नोलॉजी लाकर इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में हम जहाँ जो रॉ मटेरियल है वही डेवलपमेंट हो रही, विकास होगा। जहाँ जो कला है उसके आधार पर वही प्रोजेक्ट क्लस्टर खड़ा होगा। तो और नए इनोवेटिव रिसर्च के साथ नई नई चीज़ें लाएंगे। जैसे भी हनी का चॉकलेट बनेगा,
हो गया, वो पॉपुलर इंटरेस्टिंग होगा। था, हाँ। अब मुझे मालूम कुछ बार एयरलाइंस में एक इमली का चॉकलेट मिलता था। हाँ, करेक्ट। वो अभी छत्तीसगढ़ में 600 करोड़ की इमली बेचते हैं। तो इमली का चॉकलेट अगर होगा तो होगा। अब ये बिस्किट की बात कर रहा हूँ मैं, जो गाय के घी का और इसका हनी का ये बिस्किट अगर वर्ल्ड में पॉपुलर होगा तो ये भी लोग बहुत बड़ा उसका सेल हो सकता है। तो वहाँ गुंजाइश है, आवश्यकता है गुड क्वालिटी, गुड पैकेजिंग, डिलीवरी ऑन टाइम, और उसके साथ कॉस्ट को कम करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, इंटरेस्ट कॉस्ट को, कैपिटल कॉस्ट को कम करना, वो हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मिले जुले प्रयास है, इसमें भी मैंने इस बार पहली बार हमारी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लिए मैंने कहा ये योजना हनी, हम हनी के बैग ये दे रहे कादी का, आप आइए, वो उनको पैसे दे रहे, एग्रीकल्चर वाले पैसे दे रहे, हमको ट्राइबल वाले दे रहे, ताकि हम उसको स्केल में करें। तो बहुत सी चीज़ें हो रही है और मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से सबका समतोल रखते हुए हम गति दे पाएंगे। एक जो हमें बात अक्सर सुनने को मिल रही है, खासकर हाल के समय में, जो आर्थिक विकास की गति है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसे लेकर चिंता बनी हुई है। और एक अगर डेली आप कोई भी अखबार खोलकर देखेंगे तो उसमें मंदी की काफ़ी खबरें होती हैं अलग अलग सेक्टर की। ऑटो तो टिपिकली फ्रंट पेज पे रहता ही है। आप इस माध्यम से इस समय देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो एसएमईज़ हों, एमएसएमईज़ हों या फिर बड़े कॉर्पोरेट्स भी हों, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कभी बिजनेस साइकिल के कारण, कभी ग्लोबल इकोनॉमी के कारण, कभी डिमांड एंड सप्लाई के रेशो के कारण, हर देश में, अमेरिका में भी आई थी, सरकार ने मदद की, फिर आज की इकोनॉमी फिर मजबूत बनी। तो ये देखिए, अप्स एंड डाउन्स इज ए पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द लाइफ। उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड में फिर से एक बार नए नए इनोवेशन के साथ, नए रिसर्च के साथ, कैपिटल कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, इफेक्टिव मार्केटिंग करना, एक्सपोर्ट के लिए कोशिश करना, इस सब माध्यम से भाई आपके मार्फत उनको यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत ना हारते हुए हमने सबने काम करना चाहिए। और ये हमारे यहाँ कविता थी, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ। तो यही हमारे जो छोटे छोटे उद्योग वाले हैं वो बहुत पोटेंशियल वाले हैं, उनने अच्छा काम करके दिखाया है, हमारे देश के विकास के वो बैकबोन है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो कुछ समस्या है उसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. Right. तो let us accept the problems and convert into opportunities. ये समझ कर चले, सरकार उनके साथ है। हम ये परिस्थितियों में समस्या ढूंढेंगे, जो वहाँ मदद करना है मदद करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बातचीत कर रहे, जो भी हो सकता है। पर हम सब लोग मिलकर जो प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की, उसमें एमएसएमई का रोल बहुत बड़ा है। और वो आत्मविश्वास के साथ इन समस्याओं पर मात करके आगे जाए, यही मेरा उनसे अनुरोध है। बिल्कुल सर, आखिरी 2 सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। एक तो आपने जो $5 ट्रिलियन की बात की, जो परफॉर्मेंस हमने सरकार का लोकसभा चुनाव में देखा, आगे महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको लगता है ये जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस जिससे ऑपोजिशन फिलहाल गुजर रहा है, यही ट्रेंड असेंबली इलेक्शंस में भी देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र? बीजेपी के परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और हमारी सरकार ने काम भी किया है, अलग अलग फ्रंट पर अच्छा काम किया है। और हम लगातार देश को एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हम सिंसियर प्रयास भी कर रहे हैं। ये राह आसान नहीं है, इसमें जरूर कठिनाइयाँ हैं, पर हमारी दुर्दम्य इच्छा शक्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड, अप्रोच, कमिटमेंट और ये देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने की हमारी स्ट्रांग विल पावर, इसके आधार पर सभी स्टेक होल्डर्स, सभी क्षेत्रों को हम लोग ऐसी पॉलिसी बनाकर आगे जा रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं थोड़ी अड़चन है, कहीं समस्या है, पर ये एक साइकिल है। हम इसमें से बाहर निकलकर देश को और सबको आगे ले जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का सपोर्ट जो हमको अभी तक मिला आगे भी मिलेगा। और हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात में जो 8% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ करना है,
अभी आपको मैं बताता हूँ, मैं पिछले 5 साल में मैं शिपिंग, पोर्ट्स और रोड का मंत्री था। तो आज ही मुझे डाटा दिया उन्होंने, हमने 3% से ज़्यादा 6.4 जो ग्रोथ है जीडीपी में, 3% मेरे विभाग ने कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल। मैंने 17 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए थे। और जब हमारी मिनिस्ट्री का काम शुरू हुआ तब तो पूरा ऐसी थी स्थिति, केवल 3,85,000 करोड़ के 403 प्रोजेक्ट रोड के स्टॉल प्रोजेक्ट थे और लोग बोल रहे थे कि सेक्टर बैठ गया। पर हमने मार्ग निकाले और भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, कंपनियों को खड़ा किया, चलाया और वो चलने लगी। 99% प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व किए। राइट। तो ये मुझे लगता है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा सर, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो बार बार ये आरोप लगा रहा है सरकार पर कि एक तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, सभी की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं। और दूसरा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो असली ज़मीनी इकोनॉमी है, द ग्राउंड सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी इज़ एक्चुअली टोटली कॉन्ट्ररी, और बहुत अंतर है जो चित्र सरकार बना रही है और जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपोजिशन पार्टी का काम ही है, वो बेंच पर जो बैठता है वो उल्टी बात ही करता है। क्योंकि अपोजिशन पार्टी कभी रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने की बात करेगी तो वो अपोजिशन नहीं रहेगी। लोग भी उनकी बातों को, लोगों ने कितना सीरियस लिया नहीं लिया, ये चुनाव ने सिद्ध करके दिया है। दूसरा, हम किसी के प्रति विंडक्टिव नहीं है, कानून अपना काम करता है। अगर कुछ गलती कोई भी करे, हमने हमारे भी कोई संबंध में लोगों के उनने, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो कानून अपना काम कर रहा है, उसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, न सरकार विंडक्टिव है, न सरकार किसी के ऊपर इस नज़र से देखती है। अगर वो निर्दोष है तो कोर्ट उनको छोड़ देंगे, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में भी अगर दोषी होंगे तो ही कार्रवाई, नहीं तो कार्रवाई नहीं होगी। सरकार के एक प्रमुख मंत्री होने के नाते मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बार बार आजकल जो बात हो रही है कश्मीर से 370 हटाने के बाद और जो यूनियन टेरिटरी बनी है उसके बाद, कभी मिस्टर ट्रंप कहते हैं कि मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ। भारत ने संकेत दिए कि अब हम अगर चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ पीओके को लेकर करेंगे, एंड वी आर ओपन टू रिव्यू नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ऑल्सो ऑन न्यूक्लियर वेपन्स। सरकार के एक प्रमुख वक्ता के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो जो अमेरिका बार बार ये ऑफ़र कर रहा है उस पर, पीओके को लेकर क्या सरकार ने मन बना लिया है कि आगे चल के इफ़ द नेगोशिएशन हैज़ टू हैपन, इट हैज़ टू हैपन अबाउट टेकिंग बैक? देखो, कश्मीर में हमने जो कुछ निर्णय किए वो हमारे अंतर्गत प्रश्न है, और कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य भाग है, और इसके ऊपर चर्चा होने का सवाल नहीं उठता है। हमारे सरकार की भूमिका है। जो पाक व्याप्त कश्मीर है उसके बारे में अगर ट्रंप साहब कुछ मध्यस्थी करना चाहते हैं हमको देने में, तो जरूर उनका सहयोग लेंगे। बाकी बातों में सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। चलिए सर, एक आखिरी इनफैक्ट सवाल भी नहीं, लेकिन आपका संदेश, जैसे मैंने कहा लीडर्स ऑफ टुमारो सीज़न 8 जो है, ये देश का सबसे बड़ा एमएसएमई और एसएमई शो है। इस शो के लिए और इस शो के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा उनको कहना यही है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। अमेरिका में एक साल में 2 लाख 2.5 लाख पेटेंट रजिस्टर होते हैं। अभी हमारे यहाँ स्टार्टअप, स्टैंडअप, पेटेंट रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। हमारे लोग वहाँ जाकर अच्छा रिसर्च करते हैं। आने वाले समय में इनोवेशन को, रिसर्च को महत्व है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। मैं वेस्ट में काम करता हूँ और मेरा विश्वास है कि 5 लाख करोड़ की वेस्ट की इकोनॉमी बन सकती है। हमारे नागपुर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैंने इनिशिएटिव लिया और हमने टॉयलेट का पानी 180 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब उस पानी से मिथेन निकाल कर CO2 अलग करके बायो CNG हम निकाल ले रहे हैं, उसका काम शुरू है। 2 महीने में प्रोजेक्ट होगा। 80 बसेस हमने बायो CNG पे कन्वर्ट की। अब 450 बसेस, 100 कार, 100-150 कार और 100 ट्रक हमारी जो स्लज है गंदे पानी की, और फ्रूट, वेजिटेबल और मच्छी मटन वेस्ट है, उससे हमने बायो CNG तैयार करके चलाने वाले हैं। फिर परली से बायो CNG तैयार हो रहा है। अभी इथेनॉल को हमने मजबूत किया है। बायोडीजल देश में यूज़ कर रहे हैं। तो म्यूनिसिपल वेस्ट का कन्वर्शन हम ऑटोमोबाइल फ्यूल के लिए कर सकते हैं। तो ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। और हमारे MSME के छोटे छोटे उद्योगों में बहुत क्षमता है।
नए नए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने की क्षमता है, एक्सपोर्ट की क्षमता है। और इसलिए अब जब मार्केटिंग में हम लोग भारत क्राफ्ट का हमारा ई-कॉमर्स का पोर्टल खोलेंगे तो पूरे दुनिया का मार्केट उनके लिए खुला होगा और वो आत्मविश्वास के साथ, क्वालिटी के साथ, 101% गुड क्वालिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करें, पंक्चुअलिटी, डिलीवरी ऑन टाइम एंड गुड पैकेजिंग, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है उसको स्वीकार करके आगे आएंगे तो निश्चित रूप से उनका भी विकास होगा और उनके विकास में देश का भी विकास होगा। वो पॉजिटिव अप्रोच में पूरी ताकत के साथ इस उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए आगे जाए। सरकार उनके साथ खड़ी है और यही मैं उनको विश्वास दूंगा और उनके सभी स्टेक होल्डर के सहयोग से जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो हमारा उद्दिष्ट पूरा करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन लीडर्स ऑफ टुमारो। थैंक यू सर।